आईपीएस ट्रेनिंग में एक चीज़ रहती है, एवरीबडी इज लाइक अ पीस ऑफ स्टोन एंड दैट दे विल चिजल आउट एन ऑफिसर फ्रॉम यू। एंथ्रो पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं है, देन दे बिकम रिसर्चर्स। ये थॉट मेरे को भी आया था माइंड में, तो आईएएस हो गए सोसाइटी में। मान लीजिए मैं कल को न्यूट्रिशन में या मेडिसिन किसी ऐसे डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हूँ, तो रिसर्च तो करानी ही पड़ेगी। तो एंथ्रो जैसा सब्जेक्ट ना वहाँ पे भी बहुत हेल्प करेगा। एंथ्रो आपका सोचने का तरीका बहुत वाइडन कर देगा। ये मुझे बड़ा मिथोलॉजिकल लगता है कि कोई इंसान अपने आप को कैसे क्रिटिकली थिंक कर सकता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। इंसान ने कभी ऐसे माना ही नहीं है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, तो इंसान कैसे सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकता है? दैट कम्स विद ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमिलिटी कम्स विद नॉलेज। तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना रियलाइज़ करेंगे, अरे वो पिछली बार जो आंसर लिखा था वो अच्छा नहीं लिखा था, देखो उसमें कितने पॉइंट कम थे। मुझे भी टाइम लगा अपने आंसर बेटर करने में, और बहुत सारे आंसर राइटिंग स्टाइल्स भी ट्राई किए मैंने इसमें। अगर हम यूपीएससी की जर्नी का जिक्र करें तो जो लो पॉइंट्स थे, लो पॉइंट्स नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ऐसा कह देंगे तो फिर माइंड को लगेगा कि मतलब हम परेशान हैं। आपकी एक्सपेक्टेड रैंक नहीं आती मान लीजिए, आपको तो लगता है कि मतलब क्या मेरी तैयारी वेस्ट हो गई। एंथ्रो का जर्नी कैसे रहा था? जब रिजल्ट्स आते हैं तो अक्सर हम कैंडिडेट्स को उनके रैंक्स के हिसाब से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। इसका रैंक 1 है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये बिल्कुल सामाजिक हायरार्ची की तरह हो जाता है कि कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई उससे नीचे। तो ये मुझे बड़ा डीह्यूमनाइजिंग सा लगता है। सो रादर देन दिस वी शुड करेक्टराइज पीपल अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज़। और जो आज मेरे साथ मौजूद हैं उनकी क्वालिटी है that she is very very hard working, she is very consistent, she is very honest, she is integral। और जितनी मैं आइडल क्वालिटीज़ सोच सकता हूँ वो इनके अंदर मिलती हैं, और मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ। इन 2018 आई वॉज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द जर्नी, और जैसे ही जेआरएफ हुआ तो मैंने ये एक निश्चय कर लिया था कि अब टीचिंग की ओर जाएंगे। सो मुझे आज अपनी जर्नी कहीं ना कहीं मुकम्मल हुई दिखाई देती है, बिकॉज शी बिकेम माई स्टूडेंट। सो आई वेलकम यू डॉक्टर रितिका आइमा। थैंक यू सर। सो विल स्टार्ट विद योर चाइल्डहुड। तो बचपन कैसा था? बचपन बहुत अच्छा था। आई ग्रू अप इन देहरादून बेसिकली, और देहरादून सब चीज़ों में बहुत अच्छा है। एंड इफ़ यू नो उत्तराखंड एंड देहरादून, तो हम पढ़ाई के लिए ही फेमस है। सम ऑफ द बेस्ट स्कूल्स आर हियर। सो एज आई ग्रू अप, पढ़ाई का कल्चर सा था, तो पढ़ना वॉज नेवर फोर्स्ड। वो बहुत नॉर्मल है कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है, और बहुत आइडियलिस्टिक होता है ना कि हम एंजॉय करने के लिए पढ़ते हैं। तो हमारे स्कूल में, आई एम फ्रॉम ब्राइटलैंड्स देहरादून, तो हम आईसीएसई बोर्ड है, तो हमारे स्कूल में कल्चर ही ये था। तो ये करते करते फिर एमबीबीएस हो गया, वो करते करते फिर यूपीएससी स्टार्ट हो गया, फिर आईपीएस हो गया, फिर आज आईएएस हो गया। तो बहुत स्मूथ जर्नी रही है। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रगल नहीं है, लेकिन वो स्ट्रगल में ही एंजॉयमेंट है। हाँ, वो बहुत आराम से हंसते खेलते यहाँ तक पहुँच गए हैं। वो जेन फ्लो है। वो ज़ेन फ्लो है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। आपके आंसर्स के अंदर भी यही था, दैट कहीं से भी मुझे ऐसे नहीं लगा दैट दे वर नॉट फोर्स्ड। इवन मेरी एक स्टूडेंट है, आप आई थिंक उनको जानते भी है, प्रीति। हाँ प्रीति, मुझे तो उनसे message भी बात हुई तो वो भी कहते कि फ्लो है सर उनके आंसर्स में। बात ये है कि व्हेन यू डू नॉट फोर्स एनीथिंग ऑन यू, और आप चीज़ों को लेट करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आई एम एन्जॉइंग माई सेल्फ। वही आपकी इंटरव्यू के अंदर भी मुझे दिखाई दिया, दैट वाइल यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, वाइल यू आर स्पीकिंग, भाई इन्जॉयमेंट था। और वही चीज़, और जब आप अपने आप को इन्जॉय कर रहे होते हैं, मज़ा आ रहा होता है आपको, तो इवेंचुअली सामने वाले को भी मज़ा आता है। फिर ये तो बिल्कुल सही बात है। एंड देन उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, हाउ वाज इट? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, दिस इज बेसिकली नैनीताल। तो बहुत, दैट इज द फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ उत्तराखंड। तो उसकी अपनी चार्म है, और नैनीताल के पास है तो उसका वेदर है, क्लाइमेट है, सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज है, क्योंकि वो उत्तराखंड का ओल्डेस्ट कॉलेज है। और उसके साथ काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह है। तो आपको अच्छा लगता है, आप अच्छे लोगों के बीच में, काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में रहते हैं, तो आपका ना एक सोचने का तरीका बदल जाता है। और हो सकता है मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं हूँ, पर अंदर से ना मैं प्रॉब्लम सॉल्वर बन गई हूँ।
डॉक्टर का काम यही है कि आपको प्रॉब्लम देते हैं, आप सॉल्व करते हैं, बिल्कुल। आप क्रिटिकल डिसीजन लेना सीखते हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। और वो उस हिसाब से मेरा कॉलेज काफ़ी अच्छा था, बिकॉज उन्होंने हमें ये सोचने का तरीका दिया है। और ऑब्वियसली नैनीताल था। ऑब्वियसली सर। तो नैनीताल इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई हैव एवर विजिटेड। एक्चुअली पंजाब से जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं ना, तो हिमाचल तक रह जाते हैं। बट व्हेन आई विजिटेड नैनीताल, तो मेरा जो है वो ऐसे था कि बस जाऊं, बस यहाँ पे मैं। इतनी पीसफुल प्लेस एंड सो कामिंग एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा था वो। और यकीनन आप उस एटमॉस्फेयर में रहे, उस एनवायरनमेंट के अंदर रहे, तो वो कामनेस भी दिखाई देती है उसकी। वो तो है, नैनीताल हैज़ इट्स ओन चार्म। मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट है, बट ओनली द नेसेसरी अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट, वैसे ओवर डेवलप नहीं है अभी। वो प्यारी सी नैनी लेक है, हाँ। और बहुत अच्छा वेदर रहता है। और वहाँ पे भी जो कश्तियाँ हैं उनका भी नंबर पहले लगवाओ, फिर उसके बाद आप, इट इज़ नॉट लाइक हाँ, कमर्शलाइज्ड वो कि वही ना कि वो उसकी ब्यूटी वही है कि वो अभी भी सेरीन है। हाँ बिल्कुल। तो और मतलब बिल्कुल क्लीन वाटर। हाँ जी। हाँ, वो आई थिंक मुझे कहीं नहीं मिला था। तो ज़्यादा ऊपर उत्तराखंड में मैं अभी तक गया नहीं हूँ, लेकिन जाऊँगा ऑब्वियसली। बट अब तक की इट वाज द बेस्ट जर्नी एवर। आप और ऊपर जाएंगे, आपको और अच्छी जगह मिलते जाएगी। यहाँ तो रूरल उत्तराखंड तो और भी सुंदर है, बुग्याल्स है और बहुत अच्छे अच्छे हैं। छुपे हुए छोटे छोटे लेक्स हैं, मतलब हम इतना जानते नहीं है, बट बहुत ही प्यारा है। इट टेक्स टाइम दो, क्योंकि सड़कें छोटी रहती हैं, सड़कें तो टेक्स टाइम कहीं पहुंचने में, बट वंस यू आर देयर तो फिर आप उत्तराखंड के ही हो जाएंगे। बिल्कुल इतना बिल्कुल, प्यारा है। ये तो है, ये तो है एग्जैक्टली। एंड फिर उसके बाद व्हाट मोटिवेटेड यू फॉर यूपीएससी? सर इट वाज अ डिसीजन जो पहले से आ गया था मन में, बस वो प्रिपरेशन टाइम नहीं मिलता ना। आप एमबीबीएस कर रहे हैं, फिर आप इंटर्नशिप करते हो, बिजी होती है, देन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग जाते हैं ऐसे। बट देन कोविड केम, तो कोविड ने सबको घर पे फंसा दिया। एक वो आ गया कि अब हम लॉकडाउन में है, घर के अंदर है। तो दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि देयर वाज नाउ इनफ टाइम, बैठिए और आप प्रिपेयर करिए। ओके। एंड अच्छी बात यह है कि बाय दैट टाइम सारी जितने भी सोर्सेज है वो ऑनलाइन यूट्यूब पे ऑलमोस्ट फ्री में अवेलेबल थे। तो हाँ। मुझे ज़्यादा ढूंढना नहीं था, सोचना नहीं था। मैं कहा पढ़ाई तो घर पे शुरू की जा सकती है, तो इसको शुरू कर लेते हैं, और फिर जब लगेगा तो देन वील टेक असिस्टेंस, है ना। पर करते करते वो इतने अच्छे से होती गई कि फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी असिस्टेंस की, और खुद से ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स एंड एवरीथिंग इज देयर, चलता गया। बुक्स तो सारी घर पे आ जाती है ऑनलाइन, हाँ। बुक्स मंगाई, यूट्यूब चलाया और पढ़ाई शुरू कर दी। देन एवरीथिंग वेंट ऑन स्मूथली फ्रॉम देयर। एक बार होल्ड बन जाती है ना, मतलब पहले 6-7 महीने जब तक सब्जेक्ट सारे इंडिविजुअल पढ़ते हैं तब तक टाइम लगता है, बट आफ्टर दैट सब्जेक्ट्स ना अपने आप माइंड में इंटीग्रेट होने लगते हैं। ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री से कोरिलेट कर लेते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं तो हम सोशियोलॉजी से करने लग जाएंगे, मतलब सोसाइटी से करने लग जाएंगे। तो ओवर टाइम वो काफ़ी अच्छा लगने लगता है और वो काफ़ी ईजी हो जाता है। एग्जैक्टली। सो वंस यू आर डन विद द इनिशियल फ्यू मंथ्स, तो फिर आपको पढ़ाई का मज़ा आने लगेगा। बस 6-7 महीने का हार्डवर्क है। ठीक है। सो यू वर डूइंग वेल विद जर्नल स्टडीज़, तो आपने वहाँ से क्यों ऑप्शनल नहीं पिक किया? जनरली जो दिल्ली के अंदर गाइडेंस है ना, जो खास करके हमें भी मिला, बिकॉज मैं दिल्ली के अंदर था, तो वहाँ पे वो यही गाइड करते हैं दैट वंस यू आर फिनिश्ड विद द जर्नल स्टडीज़, और मीनवाइल अक्टूबर नवंबर के अराउंड आप ले लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग और योर थिंग्स, कि जैसा भी आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आपने वहाँ से क्यों नहीं उठाया अलग से? तो ऐसा है कि पहले फर्स्ट थॉट दैट केम वाज कि एवरीबडी सेज हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लीजिए। हाँ। तो ये तो मैंने सोच लिया था कि मेडिकल ऑप्शनल नहीं लेंगे, सिलेबस काफ़ी वास्ट है और अब कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि शायद 2-3 साल प्रिपरेशन में लग जाता है। मेडिसिन अब काफ़ी पढ़ ली है, मतलब आती भी है और थोड़ा सैचुरेशन भी हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग नया सब्जेक्ट लेते हैं, वो पढ़ने में मज़ा आएगा। 2-3 साल मतलब मन लगा रहेगा, अच्छे से पढ़ाई की जाएगी। तो कौन सा सब्जेक्ट ले? तो ऑनलाइन गाइडेंस जैसी रहती है तो वैसे ही था वो भी, कि हिस्ट्री ज्योग्राफी काफ़ी स्कोरिंग हो जाएगा, जीएस के साथ ओवरलैप है, तो था एक वो आइडिया। बट उस टाइम ना एंथ्रो के टॉपर्स निकल रहे थे, AIR 1 थे,
अनुदीप दुरी शेट्टी सर, हाँ। तो वो बड़े फेमस थे। और ऐसे कर करके ना मतलब काफी सारे टॉपर्स आ रहे थे ये टॉप तो है। 10 में। तो एंथ्रो ने अट्रैक्ट तो कर लिया था। हम्म। अब ये नहीं पता था कि कितना अच्छा लगेगा। थोड़ा सिलेबस खोला तो रियलाइज किया ये मेडिसिन जैसा है। और मेडिसिन में एक सब्जेक्ट रहता है हमारा PSM करके, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो उसमें हम थोड़ा जो करते हैं वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी से बहुत सेम रहता है। न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी ये सब हम मतलब कर चुके होते हैं। उनका ये तो किया हुआ है और ये शायद इंटरेस्टिंग भी लगेगा, इसको थोड़ा और पढ़ते हैं। फिर PYQ देखे, थोड़ा सा पढ़ा। तो एंथ्रो ना इतना होलिस्टिक सब्जेक्ट है ना, आप किसी भी बैकग्राउंड के होंगे, कुछ ना कुछ यू विल फाइंड दैट रिलेट्स टू योर सब्जेक्ट। तो आपको वो पकड़ लेगा। तब भी हम कहते हैं ना कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम कंपेयर करते चलते हैं एंथ्रो को, हाउ इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स ऑल्सो, मेडिसिन ऑल्सो, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी। तो वो है, तो एक बार तभी पढ़ने एपिडेमियोलॉजी लगे। के जो सवाल थे दे वर एक्सीडिंग माय एक्सपेक्टेशंस। जी, फिजिकल एंथ्रो, बायोलॉजिकल एंथ्रो, तो ये काफी मतलब नेचुरली भी आते थे, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गए थे मेरे। तो ये करते करते फिर तो मतलब यू डोंट हैव टू लुक बैक, वंस यू हैव स्टार्टेड डूइंग एंथ्रो तो एंथ्रो पकड़ लेगा आपको। आपको एंथ्रो को नहीं पकड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये तो वो बात बढ़िया है subject। बिल्कुल। तो ये भी एक इशू होता है कई बच्चों के साथ कि एंथ्रो पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं है, देन दे बिकम रिसर्चर्स। हाँ जी। ठीक है, तो फिर मेरे जैसे बन जाते हैं वो। नहीं, ये थॉट मेरे को भी आया था माइंड में। और ये एक्चुअली ऐसा है कि मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग दैट वी कैन टेक फॉरवर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। मतलब अब तो IAS हो गए हैं, तो अब हम सोसाइटी में, मान लीजिए मैं कल को न्यूट्रिशन में या मेडिसिन किसी ऐसे डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हूँ, तो रिसर्च तो करानी ही पड़ेगी। तो एंथ्रो जैसा सब्जेक्ट ना वहाँ पे भी बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि रिसर्च कैसे करानी चाहिए, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, और फिर उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। एंड अगर हमें सपोज विमेन की हेल्थ पे ध्यान देना है तो सोशल चेंजेस कौन से इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो मतलब एंथ्रो आपका सोचने का तरीका बहुत वाइडन कर देगा। ये तो है तो बिल्कुल। वेदर यू एंड अप इन द सर्विसेज और नॉट, यू विल बी अ बेटर पर्सन, एग्जैक्टली। मच मोर एनलाइटेंड, ओपन जैसे माइंड वाला। डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी के हम पढ़ते हैं दैट द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट। इवन इन द क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो हम इवन डिसीज़ को भी जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सोशो कल्चरल बैकग्राउंड्स। तो ये तो है बिल्कुल, वाइडन तो हो जाता है चीज़ों को करने का तरीका। तो सिमिलरली आई बिलीव कि गाइडेंस की भी उतनी ही ज़रूरत पड़ती है उसमें कि आप कहीं खो ना जाएं, क्योंकि मुझे खोए बच्चे बहुत सारे मिलते हैं एंथ्रो में कि यू हैव रेड सो एंड सो, फिर उसके बाद दे स्टार्ट राइटिंग व्हाट दे have experienced or what they have learned rather than going with the demand of the question। तो ये इशू बड़े बच्चों के अंदर आता है। यस सर। सो आप इसके अंदर क्या सजेस्ट करेंगे? एक्चुअली क्वेश्चंस भी कई बार ओपन एंडेड होते हैं ना। सपोज उन्होंने पूछ लिया कि सोसाइटी में मैरिज रूल्स क्या है, तो हमें थ्योरेटिकल तो पता है पर हमें प्रैक्टिकल भी बहुत सारे पता होते हैं, तो हम एग्जाम्पल में फिर अपने से लिखना शुरू कर देते हैं, विच इज़ गुड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। हाँ। बट वही है कि यू हैव टू नो वेयर टू स्ट्राइक द बैलेंस, कि थ्योरी भी आनी चाहिए और मे बी आपका पॉइंट कहीं छोटा सा एग्जाम्पल में आ सकता है, बट आपका पॉइंट थ्योरी वाले पार्ट में नहीं आ सकता। वहाँ तो फिर थ्योरी ही आएगी। और आई थिंक उसके लिए ये एक बार आपने सिलेबस अच्छे से कर लिया ना, वो सिलेबस के वो पॉइंटर्स है ना, वो आपको मतलब रटे ही होने चाहिए कि मैरिज में ये 4 चीज़ें हैं, तो वो कीवर्ड जो सिलेबस का है वो मतलब आंसर में भी आना चाहिए। जैसे डिसेंट है या कोई और थ्योरी है, तो मतलब वो कीवर्ड आना ही चाहिए कहीं ना कहीं। तो उससे पता चलता है कि मतलब हेडिंग में है तो फिर इसको पता है कि कहाँ से सिलेबस से क्वेश्चन उठाया है, तो फिर इसको पता होगा आगे। तो उस नॉलेज के साथ जब एग्जामिनर चेक करता है तो एक मन में उसके रहता है कि ये वेल रेड है, ये मन से नहीं बना रहा होगा। फिर आपका अच्छा सा पर्सपेक्टिव एग्जाम्पल में आ जाए तो फिर और अच्छा लगेगा। लेकिन आपका पर्सपेक्टिव अगर पहले ही आ जाए तो ऐसा लगेगा कि मतलब इसको ठीक है अपने से ज़्यादा लिख रहा है, इसको थोड़ी नॉलेज कम होगी। तो वो हाउ टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट सबको आता है, तो उसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका वो फिर आंसर राइटिंग के साथ, थोड़े एक्सपीरियंस के साथ। और मेरे केस में क्या था, जब मैं नया नया स्टार्ट करी थी तो अपने आंसर खुद एवेलुएट करके आता है। हाँ, ये आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है दैट ग्रुप एवेलुएशंस और सेल्फ एवेलुएशन।
और ये मुझे बड़ा मैथोलॉजिकल लगता है कि कोई इंसान अपने आप को कैसे क्रिटिकली थिंक कर सकता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। इंसान की हिस्ट्री हम देखते हैं, इवन एथिक्स के अंदर देखते हैं, इंसान ने कभी ऐसे माना ही नहीं है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। तो इंसान कैसे सेल्फ एवेल्युएशन कर सकता है? मुझे ये बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। इसका लेट मी एक्सप्लेन। अगर हर स्टूडेंट तो नहीं कर पाएगा, हर स्टूडेंट कैन नॉट डू इट, तो वो ग्रुप में कर सकते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड को कर लिया एवेलुएट, उसने मेरे को कर दिया। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद से एवेलुएट कर लेते हैं ना। दैट नंबर वन कम्स विद प्रैक्टिस। थोड़ा सा एक दो बार हो सकता है आपको अपना आंसर बेस्ट लगे, फिर आप थोड़ा और पढ़े तो आप सोचे अरे ये अच्छा पॉइंट तो मैंने लिखा ही नहीं था, और अपने को 10 में से 8 दे दिए थे, तो ये लिखने के मतलब मेरे तो 10 में से 6 के लायक था। तो मतलब दैट कैन कम विद प्रैक्टिस। और एक और चीज़ है, दैट कम्स विद ह्यूमिलिटी, एंड ह्यूमिलिटी कम्स विद नॉलेज। तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना रियलाइज करेंगे अरे वो पिछली बार जो आंसर लिखा था वो अच्छा नहीं लिखा था, देखो उसमें कितने पॉइंट कम थे। तो वो थोड़ा टाइम के साथ ही आता है। मुझे भी टाइम लगा अपने आंसर बेटर करने में, और बहुत सारे आंसर राइटिंग स्टाइल्स भी ट्राई किए मैंने इसमें। मतलब अपने आंसर को लिखते लिखते ना, फिर कई बार सोचती थी कि पॉइंट्स में तो लिख रही हूँ मगर शायद डायग्राम में अच्छा लगता, तो अगली बार जब आंसर अटेम्प्ट किया तो डायग्राम वाला ट्राई करा। फिर मन में सोचा कि यार अगर मैं एग्जामिनर होती तो क्या मुझे डायग्राम के साथ एक दो पैराग्राफ नहीं चाहिए रहते? मतलब होता तो और अच्छा लगता। तो फिर सोचा अगली बार डायग्राम तो बनाऊंगी लेकिन एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो वो धीरे धीरे रहता है, और उस टाइम ना आपको मतलब ये तो करना पड़ेगा अपने माइंड को कंट्रोल, और थर्ड पर्सन व्यू लेना पड़ेगा। वो सेल्फ डिसिप्लिन से आ जाएगा। और मतलब ये क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो ह्यूमिलिटी हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, जो हमें ना डेवलप करनी पड़ेंगी इस जर्नी में, क्योंकि ये क्वालिटीज़ फिर टेस्ट होंगी पर्सनालिटी टेस्ट में। एग्जैक्टली। तो मतलब हम करते हुए चलेंगे स्टेप 1 से, तो फिर हम इंटरव्यू भी निकाल लेंगे। तो आई थिंक पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, वो पर्सनालिटी चेंज करने के लिए ही बनाया हुआ है कि जो पर्सन आए तो मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटी लेके आए। क्योंकि वो भी ट्रेनिंग में तो हमारे में नहीं डाल सकते ये क्वालिटीज। सो दे वांट दोज इंडिविजुअल्स जो ये क्वालिटीज लेके आ रहे हैं, एंड हाउ डू वी टेस्ट देम? बाय प्री मेंस इंटरव्यू। वो तो बस टेस्टिंग है बिल्कुल। पर अल्टीमेटली ये जो परसिवियरेंस है, जो हार्ड वर्क है, जो नेवर गिविंग अप है, जो फेलियर भी एक दो बार तो देखना ही पड़ता है, बिल्कुल। तो उसको देखना, फिर खुद को समझाना कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ तो ठीक है, स्टेपिंग स्टोन है। वो खुद को बोलना पड़ता है ना। तो अल्टीमेटली अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना है। बिल्कुल। टाइम लगेगा, अगर आप वो सीख गए तो फिर तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता ना। मतलब ना एग्जाम में ना लाइफ में, मतलब आप कुछ बन के ही निकले हो एग्जाम से। ये है बिल्कुल। और लेकिन कईयों के लिए थोड़ी सी जर्नी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, बिकॉज दे स्टार्ट पुशिंग देमसेल्व्स। वो एक जुनून बन जाता है, जुनून कह लीजिए, एक ऑब्सेशन बन जाता है दिमाग के ऊपर कि अब ये नहीं हुआ तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा। तो वो चीज़ थी कभी दिमाग पे? उसमें ना व्हाट मैटर्स इज कि व्हाई डिड यू स्टार्ट। तो अगर आपने स्टार्टिंग में ही अपने आप को ये क्वेश्चन कर लिया कि मैं ये एग्ज़ाम अपने लिए कर रहा हूँ, घर वालों के लिए नहीं, दोस्तों के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, तो आपको पता है कि फेल या पास हो गए तो आई एम माई ओनली जज, एंड आई विल बी काम विद माई सेल्फ, एंड आई विल हैंडल माई सेल्फ जेंटली कि चल बच्चे कोई नहीं, फेल हो गए, आगे बढ़ता है। पर अगर आपने सोच लिया कि नहीं मेरे को तो सोसाइटी का प्रेशर है ना, मतलब मेरी कम्युनिटी में मुझे सबसे आगे जाना है, या ऐसा कुछ आपने कर लिया, तो फिर ना प्रॉब्लम है। फिर आप, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम बड़ी है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, अब आप एक बार तो पास हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी, और आप लाइफ में कहीं ना कहीं तो चोट खाएंगे ना, तो यू विल नॉट नो हाउ टू हैंडल इट। तो जितना हम शुरू से चलते हैं ना संभल संभल के, तो उतना वो है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन गेटिंग हर्ट, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मतलब पहले से ही चलना चाहिए लाइफ में ना, सब कुछ ध्यान में रखते हुए कि जो भी होगा देख लेंगे, एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलो। वो अभी से चलो, और सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, वो लाइफ के लिए ही लेके चलो। बिल्कुल। तो आप काफ़ी आप सॉर्टेड रहोगे। मतलब योर सक्सेस कैन नॉट बी मेजर्ड बाय योर अचीवमेंट्स। किसी का कहा हुआ सुना था, और पहली बार सुना और पहली बार मैं याद कर लिया कि इस चीज़ को लाइफ में भूलना नहीं है। क्योंकि अचीवमेंट्स विल कम, दे विल गो, एग्जैक्टली। पर सक्सेसफुल आप है कि नहीं वो आपने खुद ने डिसाइड करना है, बिल्कुल, बेस्ड ऑन व्हाट यू वांटेड इन लाइफ। और वो करने की कोशिश की थी, कुछ अचीव किया नहीं किया कोई नहीं,
कोशिश करी थी तो फिर तो सक्सेसफुल ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोड नहीं था कभी भी? लोड तो सर हमेशा होता है, बस लोड लेना नहीं है। लोड रहेगा। नहीं, आई एम मेकिंग अ अफर्मेटिव स्टेटमेंट, हाँ आपके जी, ऊपर कभी लोड पर नहीं लोड था? लेना नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये बिल्कुल, जब वी वर हैविंग द सेशन अबाउट द इंटरव्यू एज वेल, तो वी वर वेरी क्लियर, संधू सर एंड आई, वी वर वेरी क्लियर दैट ये इस साल बहुत अच्छा करके आ रही है। जी तो क्योंकि एक तो है कि जो पर्सनैलिटी आपने डेवलप की वो साफ साफ दिखाई दे रही है, दूसरा है आप चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और जो तीसरी चीज़ है वो है कि आप जैसे फैक्ट्स को जानते हो वैसे चीज़ें जो है वो बाहर आ रही हैं। और वो बहुत, और ख़ास करके जब व्हेन वी डिवाइस दैट CRPC क्वेश्चन जो संधू सर ने आपसे पूछा था, आई थिंक दैट वाज आल्सो रेप्लिकेटेड इन इंटरव्यू। नो नो लॉ नो के सर, हिसाब से कुछ किया था उन्होंने, लॉ का? क्वेश्चन तो उन्होंने पूछा था बट फिर इंटरव्यू में नहीं आया ओके वो। ओके, हाँ। तो यू टैकल्ड इट वेरी वेल, ऑल्दो वी बोथ न्यू कि हाँ ये सवाल नहीं आता है, बट यू टैकल्ड इट वेरी वेल। तो ये तो भाई इंड्योरेंस का था कि वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नीचे नहीं गया। सिमिलरली जब मैंने आई थिंक रूरल अर्बनाइजेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन किया था, हाँ जी, तो वो अगेन, मुझे नहीं आता था। हाँ वो नहीं आता था, बट अगेन यू वर टैकलिंग इट वेरी वेल। तो ये बहुत अच्छी खूबी है, और ये तभी आती है कि व्हेन यू आर ट्रू विद योर सेल्फ कि ओके कोई बात नहीं, वी आर गिविंग दिस एन ऑनेस्ट ट्राई, और अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है। एंड ऑल्सो समथिंग दैट हमें ना समझना चाहिए कि वो पर्सनालिटी टेस्ट है, बिकॉज दैट इज व्हाट यूपीएससी हैज रिटन कि मैं पर्सनालिटी टेस्ट ले रहा हूँ, पीटी कहते हैं वो, हम इंटरव्यू कह देते हैं उसको लेमैन में। और पर्सनालिटी टेस्ट में यूपीएससी ने 8-10 क्वालिटीज भी लिखी है दैट दे विल बी लुकिंग फॉर, वो उनकी साइट पे मेंशन है। तो उसमें दे नेवर से दैट वी आर जजिंग योर नॉलेज, दे रिटन क्वालिटीज। तो आई ऑलवेज थॉट कि यार ये क्वालिटीज दिखनी चाहिए मेरे आंसर में। नॉलेज मतलब है, और नहीं होगी तो इंटरव्यू को पता है कि आप पढ़ लेगी, नॉलेज तो इसमें आ जाएगी, पर वो पर्सनालिटी है इसमें कि नहीं, तो उस पर ज़्यादा उनका फोकस होता होगा। एग्जैक्टली। तो इस माइंडसेट से अगर जाते हैं तो फिर हम इतनी टेंशन नहीं लेते आंसर की, और हम कोशिश करते हैं कि हम आंसर में भी ना अपना एक पर्सपेक्टिव भी दिखा सके कि थोड़ा सा ये तो थ्योरी तो है ही जो पूछते हैं, बट इसमें मेरा आउटलुक क्या है, तो वो भी डालने की एक लाइन में हो सकता है। या इट कुड बी फ्रॉम योर हैंड जेस्चर जो हम रखते हैं, जो हम कहते हैं ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि मैंने टोन कौन सी पकड़ी, क्या मैं फर्म हो गई किसी बात को लेके, या मैंने जेंटली किसी चीज़ को इग्नोर कर दिया, या बहुत लाइटली पुश अवे कर दिया, या मैंने नहीं एक स्टैंड लिया कि वुमेन एम्पावरमेंट था तो मैंने कहा आई शैल बी डूइंग दिस सर, या मैंने कह दिया सर वी आर ऑलरेडी डूइंग दिस, मतलब कि सरकार तो कर ही रही है तो हम भी कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है, बट वो आपका पर्सपेक्टिव, आपकी पर्सनालिटी दिखा देती है। और कई बार ना हम रियलाइज़ नहीं करते क्योंकि हम इतने कॉन्शियस नहीं होते विद द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट वी यूज इन आवर एवरीडे लाइफ। बिल्कुल। तो वो अचानक से फिर उस एक आधे घंटे में भी नहीं आएगा इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द टर्म्स दैट यू यूज। एग्जैक्टली। तो थोड़ा मतलब अपनी लाइफ में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि इफ़ आई एम टॉकिंग टू समवन जैसे फॉर्मली, क्योंकि दोस्तों में हो सकता है नहीं कर सकते, जब भी मैं कोई फॉर्मल कॉन्वर्सेशन करूँ तो इसका एक प्रॉपर टर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक्स करके, हाँ, कि मतलब लैंग्वेज आपके ब्रेन में कैसा, आपके माइंड पे कैसा इम्पैक्ट कर रही है। तो मैं थोड़ा ध्यान दूँ, हाँ साइकोलॉजी में, साइकोलिंग्विस्टिक्स में भी, कि मतलब मैं थोड़ा ध्यान दूँ कि मैं ऐसे वर्ड यूज़ करूँ कि सामने वाले को मेरे एक्सप्रेशन समझ में आ जाए, या सामने वाले का अगर मैं इमोशन कोई टच करना चाहती हूँ, मैं अगर अपना कंपैशनेट साइड दिखाना चाहती हूँ, तो मैं कौन सा टर्म यूज़ करूँ। तो ये चीज़ें ना मतलब आगे जाके भी हमें इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाएंगी। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को, इंटरव्यू प्रोसेस है तो उसको भी इसी तरह लेना चाहिए कि मतलब मैं अपने आप को थोड़ा पर्सनालिटी को मोल्ड करूँ अपने लिए, सिर्फ इंटरव्यू वाले के लिए नहीं, पर अपने लिए, कि मतलब आई शुड बी मोर ग्रूम्ड एज एन इंडिविजुअल जब हम इस प्रोसेस से बाहर निकले। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है एग्जैक्टली। और सिंस यू वर गोइंग थ्रू द ट्रेनिंग, हाँ जी, तो कैसी थी आईपीएस की? आईपीएस ट्रेनिंग में एक चीज़ रहती है, जब आप अगर किसी ने एनपीए के फ़ोटोज़ देखे तो उसमें एक माइकल एंजेलो स्टोन है, वो बड़ा फेमस है नेशनल पुलिस एकेडमी का हैदराबाद में। तो उसमें लिखा रहता है कि लाइक एवरीबडी इज़ लाइक अ पीस ऑफ स्टोन और मार्बल एंड दैट दे विल चिजल आउट एन ऑफिसर फ्रॉम यू। हाँ, तो वो ट्रेनिंग भी वैसी ही है, वो भगाते हैं आपको खूब। भगाते दौड़ाते
काम कराते जैसे भी कराएंगे, बट दे विल चिजल आउट एन ऑफिसर फ्रॉम यू. हाँ तो इट विल बी हार्ड इफ दे चिजलिंग आउट एन ऑफिसर, मतलब इट विल बी हार्ड, इट विल बी ग्रूअलिंग. बट हर एक टास्क के बाद आप खुद को ही अलग तरह से देखते हो कि मैंने ये भी कर लिया, बताओ ये तो कभी सोचा भी नहीं था. और वी हैव कैंडिडेट्स फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, एवरी काइंड ऑफ बैकग्राउंड, डिफरेंट फिजिकल फिटनेस लेवल्स ऑल्सो, और सब वो करके जाते हैं. वो बिल्कुल. तभी होता है बिकॉज वी आर लाइक अ टीम. हमारे यहाँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है टीम वर्क पे. हाँ. तो मतलब एक दूसरे को ना मोटिवेट करके कराते हैं एक दूसरे से. जो थोड़ा सा फिटर होगा वो थोड़े वीकर को उठा लेगा कि हाँ. मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ ना, उसके साथ स्लो पेस पे भी दौड़ेगा ताकि उसको रेस पूरी कराई जाए. बिल्कुल. हाथ पकड़ के भी कराते हैं कई बार हम. तो उसमें ये रहता है कि ये ट्रेनिंग आपको एक दूसरे को मोटिवेट करना और पुल करना सिखाती है. ऐसे किसी को पुश डाउन नहीं करना है. हाँ. तो वो लाइफ के लिए भी जरूरी है कि अपने साथ हम बढ़ेंगे तो सबको आगे सब लेके बड़े. चलना है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बहुत और अच्छी यही training है. पुलिस सर्विसेज के अंदर भी दिखाई देता है हाँ जी. कि पुलिस अपने साथी को कभी छोड़ के नहीं भागती. नहीं नहीं. ये बिल्कुल सही बात है. और सिंस इट्स द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, तो साइकोलॉजी भी जो है वो उसी तरह से डेवलप हो जाती है. हाँ जी. और बाकी आपकी हॉबीज़ के अंदर भी था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो खूब हुई होगी वहाँ पे तो. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो बहुत होती है वहाँ पे जी. और मतलब ये अच्छा था कि मेरी हॉबी पहले से थी, हाँ. तो वहाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हुए मतलब अच्छा ही लग रहा था, मज़ा आ रहा था. और अभी भी बहुत मज़ा आता है. अब तो खैर हार्ड पार्ट ऑफ ट्रेनिंग इज ऑलरेडी ओवर, मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि बेस बन गया है सबका ना एक. तो अब उसके ऊपर ही वर्क करते हैं, तो काफ़ी जो से कहते हैं स्टार्टिंग वाले टफ मंथ्स वो सब हाँ, चले गए. वो training चले के गए. चले गए. बहुत बढ़िया. और अगर हम यूपीएससी की जर्नी का जिक्र करें तो जो लो पॉइंट्स थे व्हाट वर दे? लो पॉइंट्स को लो पॉइंट्स नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ऐसा कह देंगे तो फिर माइंड को लगेगा कि मतलब हम परेशान हैं. तो लो हाँ. पॉइंट्स को ना हमने ऐसा सोचा कि क्योंकि होता ही है, आपकी एक्सपेक्टेड रैंक नहीं आती मान लीजिए, तो आपको तो लगता है कि मतलब क्या मेरी तैयारी वेस्ट हो गई. तो उस वक्त खुद को याद दिलाना है कितने हम टाइम से मेहनत करते करते यहाँ पहुँचे हैं. तो जो हमने अचीव किया है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा है, और दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते. और मान लीजिए कि किसी साल लिस्ट में नाम नहीं आया, तो भी अपने आप को याद दिलाना है कि यार इतनी तैयारी की थी, थोड़ी और कर लेंगे. और मतलब कभी ऐसा सोचना नहीं है कि मैं फेल हो गई, तो फेल वर्ड से ना थोड़ा सा मैं दूर रहने की बहुत कोशिश करती हूँ. और इसमें एक और चीज़ आती है कि जैसे जो पास हो जाते हैं ना, तो उनको ऐसे लिख देते हैं ना, वो टॉपर वाला बना देते हैं. हाँ. तो उसमें याद रखना है कि वो टॉपर है ठीक है, पर हम कहीं नीचे नहीं है, हमारा नहीं हुआ है, तो हम भी टॉपर के साथ साथ चल रहे हैं. और मुझे ये हम भी चीज़ कर लेंगे. बहुत अजीब लगती है, बहुत ख़राब लगती है, वो डीह्यूमनाइजिंग नेचर ऑफ लिस्ट. फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, एंड मीनवाइल और समाज के अंदर भी देखते हैं और यूट्यूब पे भी हम देखते हैं कि उसी हिसाब से लॉग पकड़ रहा होता है चीज़ों को. और मुझे बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है कि वाई वी आर डूइंग दैट. कई बार जो अच्छी क्वालिटी वाले कैंडिडेट्स हैं, हो सकता है कि शायद ही इज़ नॉट वेरी गुड विद द 3 R's, दैट इज़ अर्थमेटिक, राइटिंग एंड रीडिंग. हो सकता है कि वो शायद इतना अच्छा ना हो उसके अंदर, लेकिन उसकी सोशल क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हो सकता है. तो वो कैंडिडेट्स जो नीचे रह जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा बुरा लगता है कि हमने एक को टॉपर कर दिया, एक को विनर कर दिया, दूसरे को जो है वो लूज़र बना दिया. एज अ सोसाइटी एंड एज अ सिविल बीइंग वी शुडंट बी डूइंग दैट. लिस्ट में तो सर रैंक देना ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, वो हम क्योंकि कर नहीं सकते. हमें सर्विस देनी है, हमें मतलब बहुत चीज़ों की, तो रैंक तो आएगी, बट हाउ वी ट्रीट इट लेटर ऑन, दैट इज़ व्हाट मैटर्स. हाँ. तो वो तो हमें एज अ सोसाइटी करना पड़ेगा कि जिनका नहीं आया उनको ऐसे नहीं फील कराना कि मतलब तुम्हारा नहीं हुआ क्या इस बार, हाँ. अगली बार हो जाएगा, या अगली बार दे रहे हो क्या. तो कई बार हम ऐसा पूछ लेते हैं, तो इनसेंसिटिव नहीं होना है. और जिनका हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, पर उनको भी देखना है कि मतलब एक अचीवमेंट है, हो गई, अब आगे बढ़ता है. हाँ, तो मिलके करना पड़ेगा. तभी यू आर वेरी एक्टिव इन ग्रुप. ग्रुप के अंदर. हाँ, इस बार खैर सिलेक्शंस बढ़िया थी. वी गॉट आपके ही ग्रुप में 15 सिलेक्शंस थी जी. तो एक बच्चे का मुझे कॉल आता है, तो वो कहता है कि अच्छा सर आपके ग्रुप में से सिर्फ एक ही सिलेक्शन है. मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते सिर्फ वहाँ पे रितिका मैम का ही मैसेज लिखा हुआ है और किसी का मैसेज नहीं है.
तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। सो ये है। और आई थिंक हम एज अ सोसाइटी बहुत पीछे रहे हैं इस क्वालिटी को कल्टीवेट करने के लिए। तो वो जैसे ग्रुप वाला आपका सीन, मैसेज था हाँ और किसी का मैसेज नहीं था वहाँ पे। हाँ, वो ग्रुप वाला थोड़ा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो वी हैव दिस एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग वाला ग्रुप। तो उसमें क्या है कि जब रिजल्ट आया तो somebody asked आई थिंक हेलो के ऐसा था रिजल्ट, मतलब सम कमेंट किया। तो देन आई रोट अ मैसेज। तो उसमें ये तो कॉन्ग्रेचुलेशन वाज फॉर ऑल दोज हु पास्ड, बट देयर वाज अ लार्जर मैसेज फॉर दोज हु डिड नॉट मेक इट। हाँ, क्योंकि आई थिंक उनको भी बताना बहुत ज़रूरी है कि सब गुजरते हैं इससे। एग्जैक्टली। तो आई थिंक इट वॉज वेल रिसीव्ड बिकॉज आई गॉट फिर पर्सनल DM ऑल्सो कि थैंक यू मैम ऐसे करके, और हम अभी दोबारा देंगे, कुछ आप सजेस्ट करते हो तो वो इम्पोर्टेंट है। मगर उससे ये बताना भी ज़रूरी है कि हम जो पास हो जाते हैं ना, हम वैसे ही रहते हैं। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारी लाइफ बदल जाती है, वो हाँ। एक सर्विस बदल जाती है। बट एट द एंड ऑफ द डे तो जो हमारी क्वालिटी पहले थी वो ही बाद में रहती है। तो इफ़ यू फील कि कोई अचानक से ना बहुत एरोगेंट हो गया है, तो वो पहले भी था, तो उसको आप मत देखो, बस वो पता रिजल्ट अब से चला नहीं है। हुआ है। हाँ, वो पता आपको अब चला होगा। और जो अच्छे हैं, हम्बल है या जो भी है, मतलब वो बाद में भी वैसे ही रहेंगे। तो बस हाँ, ये एग्जाम है, रिजल्ट है, सर्विस है, और एग्जैक्टली। उससे ज़्यादा इतना नहीं लेना है इसको, मतलब अपने। हमने ऑब्सेशन थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया इसके साथ। हाँ, वो मतलब वो कोचिंग इंडस्ट्रीज का ही है कि इतना हाँ। ज़्यादा यूट्यूब पे पॉपुलर हो गया है ना कि यूपीएससी करना है, कि जब पता भी नहीं है कि यूपीएससी में कितनी सर्विसेज है, तब भी लोगों को लगता है कि नहीं, हमें यूपीएससी ही करना है। मतलब बिल्कुल। हम बहुत फेमस हो जाएंगे शायद इसके बाद, या शायद बिल्कुल लाइफ ऑल्टरिंग हो जाएगा। वो हम्म। होगा भी, होगा, लेकिन वो सर्विस के रिस्पेक्ट में होगा। एग्जैक्टली। पर्सनल लाइफ तो आपके घर वाले वही हैं, दोस्त वही रहेंगे, रिश्तेदार वही रहेंगे। जो चीज़ पहले अच्छी लगती थी वही बाद में भी अच्छी लगेगी। ये तो है। तो है। बिल्कुल। और एंथ्रो का जर्नी कैसे रहा था? तो एंथ्रो आई हैड डिसाइडेड एंड टेकन 2020 में पढ़ाई शुरू कर दिया एंथ्रो को लेके। हाँ, दैट वी डिस्कस्ड। तो उसमें मतलब एक आध साल तो मुझे, क्योंकि आई वाज स्टडिंग ऑन माय ओन, तो इतना टाइम तो मुझे लेजरली पढ़ते हुए के साथ जीएस भी पढ़ रही थी और सब्जेक्ट भी कर रही थी, तो मुझे लग गया आराम से एंथ्रो समझने में। और इस टाइम पे मैंने ना थोड़ा मोटी वाली बुक्स भी उठा ली, एम्बर एम्बर, क्योंकि समझने के लिए तो वो अच्छी हैं, ऑल्दो आंसर राइटिंग में आई डोंट थिंक वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती डायरेक्टली। बिल्कुल। तो ऐसे कर लिया, उठा लिया, पढ़ लिया सब। और फिर आंसर जब अटेम्प्ट करना शुरू किया, खुद से इवैल्यूएट करते हो तो ठीक लग रहे थे, पर पता नहीं चल रहा था कि कहाँ स्टैंडिंग है। फिर कई सारी अब बुक्स आ गई हैं जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही हैं, हाँ, तो जैसे उनको भी, विवेक बस में। हाँ वो उनको भी सारे। उठा लिया, फिर उनसे कंपेयर कर लिए कि अच्छा हाँ। इनका क्वेश्चन आंसर ऐसा था, तो अपने पॉइंट्स वगैरह बढ़ा लिए। उसमें डायग्राम भी रहते हैं तो हमने वो सब इनकॉर्पोरेट करके, मतलब पढ़ाई हो गई थी एंथ्रो की। नोट्स अच्छे कह सकते हैं आप बन गए थे, इससे ज़्यादा तो आप एग्जाम में लिख ही नहीं सकते, बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा नोट्स का भी वो नहीं है लोड। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, 2022 वाला जो अटेम्प्ट था जहाँ पे IPS मिला, तो उस साल एंथ्रो में 257 आए, और पेपर तो अच्छा ही गया था, लेकिन और सारे आंसर मतलब आते हैं वही वाले अटेम्प्ट के, तो मतलब आई वाज लाइक कि लिखा तो सब है, कहीं कुछ छूट रहा है। और वो छूट रहा है पकड़ने के लिए फिर वो चाहिए होता है कि जिसकी एक्सपर्ट आए है वो ज़रा देख ले एक बार कि मतलब कहाँ पे एक आध चीज़ ही कुछ गलत हो रही होगी, क्योंकि पॉइंट्स तो सारे हैं। तो इस बार जब प्री हो गया तो मेंस के बीच में आई थिंक 2 महीने का टाइम है, 2.5 मंथ्स थे। तो जिस दिन प्री का रिजल्ट आया उस दिन मैंने आपको फिर मैसेज करा था। आपके चैनल को मैंने प्रेपरेशन के टाइम फॉलो करा हुआ था, क्योंकि सारे वीडियोस फ्री में अवेलेबल थे, तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छा था, तो मैं वहाँ से देख लेती थी या फिर अपना भी कर ही रही थी। अच्छा, उस टाइम फिर मैंने आपको मैसेज किया तो आई रिमेंबर मैंने आपको बताया था सर ऑलरेडी रैंक आ गई है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए चाहिए आंसर राइटिंग वाला कोर्स। तो आपने मेरे को तब भी बहुत अच्छा मैसेज भेजा था कि तो मतलब आई विल बी ऑनर्ड टू बी योर टीचर ऐसे करके, और हम इस बार लेके आएंगे रैंक, आप बस जुड़ जाओ। तो फिर बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है ना, तो वो इनकरेजमेंट ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। एग्जैक्टली। हर स्टूडेंट शायद इतना अच्छा ना हो, बट जब टीचर इनकरेज कर देता है तो उसको अपने पे जो कॉन्फिडेंस आता है ना, तो फिर वो डबल मेहनत करता है, बिकॉज उसको वो टीचर को भी करेक्ट प्रूव करना रहता है ना कि मतलब सर को इतना भरोसा है तो मतलब अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं अच्छे से लिखूँ, टाइमली असाइनमेंट करूँ, तो वो ज़रूरी है। फिर हमने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया आपके साथ, एक बार में आपने वो पकड़ लिया कि बस राइटिंग का तरीका बदल दो। हाँ, थोड़ा आई सा वॉज बस राइटिंग वो थोड़ा था। साइंटिफिकली, आपने कहा कि इसको हम थोड़ा
डिस्क्रिप्टिव वे में लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव वे में लिखेंगे। तो एक बार वो स्टार्ट कर दिया तो वो नेचुरली आ गया। वो भी अच्छी बात है, लकीली वो नेचुरली बहुत जल्दी आ गया। तो फिर वो आ गया तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, फिर तो आंसर लिखते गए। इवन आई वाज सरप्राइज्ड कि ये नेचुरली ऐसे कैसे आ गया। वो है वो ऐसे राइटिंग की वो आदत थी ना, तो वो ऐसे की हाँ। तरह मैंने सोचा कि इसको ऐसे लिखना है, तो सर ऐसे समझा रहे हैं तो इसको करते हैं। एक्चुअली ये ना एक दिक्कत है बच्चों के साथ, एंड आई थिंक उसके अंदर सबसे बड़ा गुनाहगार जो है वो यूट्यूब भी है। और वो दिक्कत बेसिकली ये है कि हम लोग इंट्रोडक्शन के अंदर उसको इस तरह से लिखना चाहते हैं कि उसमें हमारा नॉलेज दिखे। नॉलेज दिखाने के चक्कर में क्वेश्चन कुछ और होता है, लिखा कुछ और जाता है। सो बेसिकली मेरा ये था कि इंट्रोडक्शन के अंदर तो आपका कोई थिंकर आना ही नहीं चाहिए, कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम ही नहीं आना चाहिए, वो भूल जाओ। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, लिखने के चक्कर में दे विल राइट देयर ओन थिंग दैट दे हैव स्टडीड। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार यूपीएससी जानबूझ के ये ट्वीक करता है, जैसे यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली है, वो कहेगा इज देयर यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ फैमिली। बच्चा वहाँ पे भी सेम आंसर लिखता है। कैन यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली बी डिफाइंड, वहाँ पे भी सेम आंसर लिखता है। फिर उसके बाद एक और ट्वीक लगता है, यूपीएससी करके आता है, वाई यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ फैमिली कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, वहाँ पे भी सेम आंसर। तो तीनों आंसर सेम हो गए, तीनों सवाल बिल्कुल सेंस में डिफरेंट है। तो बच्चे मर्डॉक के चक्कर में, मर्डॉक को ऊपर लिखने के चक्कर में बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था, और दिस वॉज द ओनली मिस्टेक दैट यू वर डूइंग, ओनली मिस्टेक, लिटरली इट वॉज द ओनली मिस्टेक। और मुझे ऐसे था कि शी विल grab it in 15 or 16 days, but the next answer it was okay, it was fine. तो even I was shocked कि ये कैसे हो गया। तो generally this is what it takes कि आप थोड़ा सा बच्चे को गाइड कर दो और 15-16 दिन के अंदर अंदर वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बट आई मस्ट से दैट यू वर एक्सेप्शनली गुड विद दैट। थैंक यू। तो ये तो होना चाहिए। खैर उस टाइम पे हम नहीं बोलते हैं, बिकॉज sometimes this thing it doesn't work that well with the students। वो कहते हैं ना कि जिंक्स हो जाता है। हाँ। तो वो स्टूडेंट्स के साथ भी कई बार हमारा जिंक्स हो जाता है कि जब अच्छा फीडबैक मिल जाए तो स्टूडेंट फिर पढ़ के नहीं आता अगली बार। हाँ, मतलब वही थोड़ा सा डिफरेंस है बीइंग कॉन्फिडेंट एंड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट में। तो मतलब आपको भी जज करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट को, और हमें भी एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ध्यान रखना पड़ेगा मतलब इस चीज़ का कि मेरा सब्जेक्ट तो अच्छा जा रहा है, पर कहीं मैं इसी में जो जनरली हमारा अच्छा वेल प्रिपेयर्ड होता है ना, उसमें कम मार्क्स भी इसीलिए आते हैं, उसी में हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये तो मतलब मुझे आता ही है, मैं दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान देता हूँ। तो हर साल ना ये भी फर्क रहता है, इसलिए कि पिछली बार GS1 में इतने ज़्यादा थे तो इस बार क्यों कम हो गए। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस वो नेचुरल है, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। एंड वन थिंग इज देयर, मैंने मार्कशीट देखी और यू वर कंसिस्टेंट इन जनरल स्टडीज। हाँ सर, है ना, दिस इज वेरी गुड। ऑलमोस्ट मतलब 1-2 मतलब मिला लेंगे आप तो हमेशा सेम ही रहा है ऑलमोस्ट। तो ये जनरली एस्पिरेंट्स का नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन आवर ग्रुप वी हैव भानु प्रताप, तो सॉरी फॉर नेमिंग यू माय फ्रेंड। तो उन्होंने बेसिकली उनका 3rd इंटरव्यू था एंड नाउ ही इज़ इन द लिस्ट। तो बेसिकली उनके साथ क्या होता था, ही यूज टू प्रिपेयर एंथ्रो, जनरल स्टडीज़ पीछे गिर जाता था। अब जनरल स्टडीज़ खूब प्रिपेयर किया, एंथ्रो पीछे रह गया। वो इसी तरह से कभी ऐसे पीछे रह जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बट वेरी सरप्राइजिंगली यू वर कंसिस्टेंट इन दैट। तो हाउ डिड यू मैनेज इट? इसमें तो आई थिंक एवरीबडी विल हैव देयर ओन स्ट्रैटेजी। तो माय स्ट्रैटेजी ऑफ स्टडिंग वाज कि अगर हम एंथ्रो करते हैं, और एंथ्रो को मैं ऑलमोस्ट 6 आवर्स तो दे ही लेती थी बिटवीन प्री एंड मेंस, तो उस दिन हम कुछ GS भी करेंगे और 4-5 घंटा उसको भी देंगे, वेदर इट इज़ थ्रू आंसर राइटिंग या रिविजन में पढ़ लिया, बट कोई ना कोई सब्जेक्ट साथ में चलता रहेगा, तो उससे बोर भी नहीं होते। हाँ, और उससे ये रहता है कि कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो, कि कॉन्फिडेंस रहता है कि GS प्रिपेयर हो रहा है, तो हम पैनिक नहीं करते लास्ट पे जाके। तो साथ साथ चल रहा है GS भी, और एंथ्रो तो रोज़ ही होगा, क्योंकि वो आपका ऑप्शनल है, सबसे ज़्यादा आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। तो एंथ्रो तो रोज़ होगा,
पर उसके साथ कोई एक सब्जेक्ट जीएस का थोड़े थोड़ी देर के लिए और ये बहुत चलता अच्छी चीज़ रहेगा। होती है, देयर इज़ अ स्पिल ओवर इफेक्ट। Yes. जो जनरल स्टडीज़ के अंदर आप आंसर राइटिंग करेंगे उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑप्शनल के ऊपर। आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत क्लियर हो जाता है। हाँ जी। सिमिलरली जैसे आपने एसे की बात की, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसे, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमें दिखाई दिया एंथ्रो के ऊपर कि द इंट्रोडक्शंस दे वर वेरी यू नो क्रिस्प इन द एक्सप्रेशन। वो बड़े बिल्कुल जो है वो क्वेश्चन के साथ जो है वो मिलते जुलते आने शुरू हो गए। तो ये होता है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द एस्पिरेंट्स कि भाई बैलेंस बना के रखिए। ऐसे ना हो कि कभी इधर नाव उलट गई कभी इधर हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ जैसे है। साथ में पढ़ते हैं ना, तो फिर हम ना इंटर रिलेशन भी बना लेते हैं। जैसे आप एंथ्रो का बहुत सारा है जो GS1 में लिख सकते हो, हाँ। कि सोसाइटी आएगा, वो कल्चर वाला पार्ट आएगा। तो यूजुअली वी डोंट कोट अ थिंकर, बट हम उसकी थ्योरी तो कोट कर ही सकते हैं। मतलब मैंने एम एन श्रीनिवास नहीं लिखे, पर मैं वर्ड संस्कृताइजेशन तो लिख ही सकती हूँ। एग्जैक्टली। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है कि दोनों को मिलाते हुए चलना। और आई थिंक एथिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें जो है डाली जा सकती है एंथ्रो की। हाँ। बस वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने मतलब जानबूझ के डाल दिया जस्ट टू फिट इन सम नेम्स। वो ऑर्गेनिक जाना चाहिए। और वो बिल्कुल। ऑर्गेनिक तभी जाएगा जब आपने साथ साथ प्रिपेयर किया होगा। क्योंकि जैसे Exactly. मैं मान लीजिए कि कोई ट्राइबल प्रॉब्लम वाले आते हैं, क्योंकि केस स्टडीज़ में ट्राइबल एरियाज की केस स्टडीज़ आ जाती हैं एथिक्स में। हाँ। तो उसको लिखते वक्त अगर मैं कोई यहाँ से कोई अच्छा सा मुझे पॉइंट है माइंड में कि ट्राइब्स की ये प्रॉब्लम है, या उनमें ऐसा भी कुछ कल्चर सेंसिटिविटी जैसा वर्ड लिख सकूँ, तो इतनी छोटी सी चीज़ ही, बट वो जब आती है ना तो फिर वो यूनिक बना देती है आंसर को। और वो एग्जैक्टली। पर्सपेक्टिव भी दिखाती है कि मतलब हाँ। इसने एथिक्स तो सारा लिखा ही है जो क्वेश्चन में था। क्वेश्चन तो शायद अकाउंटेबिलिटी, करप्शन, इन चीज़ों पे होगा, पर देखो इसने कल्चरल सेंसिटिविटी भी डाली है। तो मतलब कैंडिडेट है ऐसा, वो सोचता है ऐसा, तो वो इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अभी यहाँ से एक और चीज़ है, पेपर 2 में मार्क्स क्यों कम रह गए? नहीं सर, मेरे 117 है पेपर 2। अच्छा, एंथ्रो वाला एंथ्रो GS में के, वो नहीं पता। वो जबकि मुझे पेपर पता है। पेपर 2 तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना जनरल आता है कि उसमें तो किसी के कम नहीं आने चाहिए। नहीं, उसमें सबके कम आने चाहिए क्योंकि जो एंथ्रो की डिमांड होती है वो बच्चे एड्रेस नहीं करते। बेसिकली देयर वाज अ प्रेपरेशन फ्लॉ। हम पेपर को काफ़ी ज़्यादा यू नो अहमियत देते हैं, बट जर्नी को देनी चाहिए। हमारी जर्नी में ये फ्लॉ था कि जिस तरह से हमने पेपर 1 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया, हमने ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी को नहीं किया। ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी पीछे रह गई है, और आई मीन रह गई थी। और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था दैट आई अप्लाइड द सेम मॉडल और दैट वी यूज्ड इन आर्कियोलॉजी टू ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, कि अगर ये काम आर्कियोलॉजी के अंदर कर गया तो ट्राइबल के अंदर भी कर जाएगा। ऑल्दो आई वॉज वेरी श्योर कि जो आर्कियो के अंदर किया है वो इंडियन सोसाइटी और इंडियन सोशोलॉजी में नहीं करेगा। तो वो हमें थोड़ा सा जो है वो अगर हम ट्वीक कर लेते देन जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती। तो ये मैंने एक एनालिसिस किया, आपकी कॉपी से भी किया है, क्योंकि वो कॉपी सारी अभी हैं एंड आई वेंट बैक टू दोज कॉपीज़ और वो देखी सारी। और एक और आपके साथ लड़की है आयुषी, उनका भी सेम है पैटर्न कि पेपर 1 के अंदर 160s के लाइन में है, पेपर 2 के अंदर फिर से कम आ गए। फिर उसके बाद एक और लड़की है रमिता साहा, तो उसके भी सेम लाइन है, पेपर 1 के अंदर 161 एंड फिर से पेपर 2 के अंदर कम। तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स के अंदर पैटर्न मुझे दिखाई दिया इस साल, और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न दिखाई दिया वो यही है कि हम उसको बहुत ज़्यादा मतलब हमने जनरल बना दिया। वो काफ़ी ऐसा लगता है ना कि वो GS का भी सेम है। हाँ। प्लस उसमें हमें लगता है कि हमें समझ तो आ रहा है, मतलब वी आर वेल अवेयर ऑफ ऑल द टॉपिक्स। अब इंडियन सोसाइटी है उसमें पूछते हैं, तो सोसाइटी हमें पता है एज अ लेमैन ऑल्सो। तो शायद वही हो जाता है कि उसमें वो थ्योरेटिकल और वो जो एकेडमिक पर्सपेक्टिव है शायद वो थोड़ा पीछे रह जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी ऑन रिलीजन, मैंने कभी नहीं देखा कि एन के बोस का कोई पर्सपेक्टिव कोई दे रहा है मुझे।
या फिर कोई उसकी स्टडी दे रहा है तो वहाँ पे हम लोग जो है वो पीछे रह गए। तो एक तो गिल्टी मेरी है इसके अंदर, आई स्टैंड गिल्टी इन दैट, तो कि मैं जो है वो वहाँ पे नहीं कर सका। एंड बाकी तो जो चीज़ें हैं वो लास्ट में, दिस इज़ वेयर चीज़ें जो है टेस्ट होती हैं कि क्योंकि ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी इज़ द लास्ट टॉपिक दैट वी कवर, तब तक आते आते एस्पिरेंट इतना ज़्यादा Saturate थक हो जाता है, हाँ, हाँ, तो कि वो बेसिकली नाउ ही हैज़ टू मेक अ चॉइस कि वेदर आई शुड गो फॉर द आंसर राइटिंग और आई शुड रिवाइज। अगर रिवाइज नहीं करेगा तो पिछला भूल जाएगा, अगर आंसर राइटिंग नहीं करेगा तो अगला कैसे याद होगा या फिर प्रैक्टिस कैसे होगी। तो यहाँ पे फिर हम पेपर सेकंड में फंस जाते हैं। यस सर। और फिर उसके बाद जनरलेबिलिटी का तो क्लॉज है ही हमें बचाने के लिए कि जनरल है लिख ही देंगे। हाँ, वो एक रहता है थॉट कि ऐसा तो होगा नहीं कि हम लिख नहीं पाएंगे, हाँ बट आई थिंक दैट इज समथिंग दैट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आप भी करेंगे चेंज एंड हाँ एस्पिरेंट्स विल आल्सो ऑब्वियसली। फोकस कि इसी में सबके कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो जनरल स्ट्रैटेजी अराउंड द पेपर नीड्स टू चेंज। हाँ तो मैंने स्टार्ट भी किया था कि आई विल पिक वन ट्राइबल प्रॉब्लम और उसके अंदर जिन लोगों के प्रोस्पेक्टिव्स हैं, जिन लोगों की स्टडीज़ हैं, वो मैं कोट करता चलूँगा और वीकेंड्स के ऊपर आपको दिया जाएगा। बट अगेन इट पेरिश्ड, क्योंकि वही बच्चे जो है जब पेपर 1 पढ़ रहे होते हैं तो पेपर सेकंड के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। एंड सिमिलरली आई रेप्लिकेटेड, तो वो दिक्कत बहुत बड़ी आ गई इस साल। तो ये पेपर वन ना थोड़ा समझने में टाइम लगता है, तो अगर 2 महीने होंगे ना तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना पेपर वन कवर करने में चला जाएगा, और पेपर टू समझने में ईजी है तो फिर हम उसको मोर देन 15 डेज देते भी नहीं है, हाँ क्योंकि हम बिल्कुल। समझ तो बहुत जल्दी जाते हैं ना। तो फिर अगर आपके पास टाइम होगा भी तो फिर आप आंसर राइटिंग कर लोगे या रिवीजन कर लोगे। बिल्कुल। तो आई थिंक वी विल हैव टू चेंज दैट कि मतलब दोनों को इक्वल टाइम दें, क्योंकि दोनों पेपर इक्वल मार्क्स के हैं। हो सकता है किसी साल पेपर 1 सपोर्ट ना करे और पेपर 2 ही आपको पास करा दे, बिल्कुल। तो आपको तो दोनों पे ध्यान देना ही पड़ेगा। और अभी तो एंथ्रो का जो पैटर्न है वो ऐसे आ रहा है कि यू सिंपली कैन नॉट लीव एनीथिंग आउट। नो, इट इज चेंजिंग। इट इज़, हाँ लास्ट 2 years में तो एटलीस्ट आई थॉट कि काफ़ी चेंज होता जा रहा है, ऑल्दो आंसर वही रहेगा, कॉन्टेक्स्ट कंटेंट वही रहेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा बदल जाएगा कि आपको कई बार विद इन दोज 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट का टाइम होगा मैक्सिमम टू थिंक कि कहाँ से पूछा है, कौन सा वाला पार्ट लिखना है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको इतना इतना आसपास पूछा होगा कि आप आसपास वाला लिख दे और मेन पॉइंट छोड़ दे। जैसे वे इस दे आर आस्किंग इज चेंजिंग। हाँ जैसे इस साल अर्जुन अपदराय के बारे में पूछ लिया। वो तो मैं सिर्फ ऐसे उनको ऐसे याद करती थी कि वो एग्जाम्पल में लिखेंगे उनका काम, हाँ और उनका काम के ऊपर, उनकी थ्योरी के ऊपर कभी क्वेश्चन लिखेंगे तो पता ही नहीं था। तो इसका बस एक ही तरीका है कि सारा सिलेबस अच्छे से करके जाइए और जहाँ पे आपको नहीं आ रहा है चुपचाप उन सेक्शंस को छोड़ दीजिए एंड इवेंचुअली यू विल बी लेफ्ट विद द सेक्शंस दैट यू कैन डू। यस सर। ऐसी वो वाला क्वेश्चन था वो क्रिटिकल एनालिसिस मार्गरेट मीड वाला। तो मार्गरेट मीड भी हम सब पढ़ते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस भी, हम क्रिटिसिज्म तो 2 पॉइंट लिखेंगे ना, तो उस हिसाब से तो हमने पढ़ा होता है, बट किसी थिंकर या किसी ऐसे ऑथर की पर्सपेक्टिव से लिखना वो मुश्किल है। एग्जैक्टली। वो लकीली एक बार आपने डिस्कस किया था, हाँ और आपने मतलब आपने भी ऐसा स्टोरी कर लिया था कि आप बताते चले गए फ्लो में, तो आपने ऐसे बता दिया कि जब मार्गरेट मीड का काम आ रहा था तो डेरेक फ्रीमैन ने कैसे किया। हाँ फिर एक कोई ISI करके कोई था, इंटर कॉलेजिएट इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने क्या किया, फिर सपोर्ट में कौन सी बुक्स आई। तो मैंने वो सुन लिया था, मुझे लगा नहीं कि ये कभी पूछेंगे UPSC में, बट कोई कोई ऐसा होता है ना थोड़ा कि नोट्स में लिख दिया छोटा सा नाम किनारे पे, तो उसके बाद रिवाइज करते हुए नाम याद रह गया, स्टोरी याद रहेगी, तो स्टोरी याद रहेगी तो इंट्रो बन गया, तो उससे सारी कहानी बन गई। अब बस नाम डालना था, नाम याद रह गए तो डाल दे। एग्जैक्टली दिस हैपेंड दिस वाज ईयर। लक ओनली। हाँ इस साल ग्रीट्स के साथ ये हुआ है विद क्लिफर्ड गीट्स। हाँ जी। क्लिफर्ड गीट्स के अंदर उन्होंने सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन पूछ लिया कि किस तरह से सिंबॉलिक पैटर्न्स उसके रिलीजन को बता रहे हैं। तो अगेन कई बार उसको करते करते जब हम रिलीजियस थ्योरीज की बात करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर रखा था क्लिफर्ड गीट्स, बट इट वाज नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिलेबस, तो वहीं पे ड्रॉप कर दिया फिर।
तो ये है यूपीएससी के साथ इस बार कि इस बार क्या जनरली एंथ्रो के साथ कि इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर इट तो बड़ा थॉरोली प्रिपेयर करना पड़ता है आपको। एक्चुअली यूपीएससी इज ऑल्सो गोइंग डीप नाउ, मतलब हमने सिलेबस को विड्थ में ऑलमोस्ट कवर कर लिया है ना। लास्ट 15-20 ईयर्स में विड्थ वाइज तो हर टॉपिक हो गया, तो अब डेप्थ बढ़ती जाएगी। तो वो जो छोटे छोटे टर्म्स होते थे पहले कि एक ऑथर की एक बुक, तो अब उस पर पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है। बिल्कुल। वो एक आया भी था पेपर 2 में सर, आई थिंक लास्ट ईयर आया था, दैट दैट वाज फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उनकी हाँ, पूरी इरावती बुक ही कारवे। पूछ ली थी इरावती कारवे कारवे की। की किताब थी युगांतर एंड इट वाज एक्सपेक्टेड। मैंने सोचा था कि ये पक्का एक्सपेक्ट होगा। एक्चुअली इरावती कारवे की वो किताब उस साल डिस्कस हुई थी साहित्य अकेदमी अवार्ड की जो मीटिंग थी वहाँ पे। ये बहुत कम होता है कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिटरेरी कामों के लिए उसको डिस्कस किया जाए। रूथ बेनेडिक्ट के बाद इंडिया के अंदर इरावती कारवे थी। तो और उन्होंने इंडिया के कास्ट सिस्टम को महाभारत की स्टोरी के साथ बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कंपेयर करके जो है वो समझाया था। कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने उसके अंदर। तो खैर यहाँ पे तो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट वो उस बार जो है वो डिस्कस हुई थी। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग इट कि हाँ शायद हो सकता है ऐसा कुछ। मैंने भी इनका मतलब काम सुना था, और ये पता था कि महाभारत को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा पता था। मैंने सोचा कभी पूछेंगे थोड़ी, और शायद 20 मार्क्स का आया था उस साल, हाँ मतलब कुछ बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में था कि पूछेंगे थोड़ी। तो इतना डीप में मतलब अनलेस वी आर एक्सपेक्टिंग इट, तो तब पहले लगता था पढ़ने का फायदा नहीं है, बट अब तो पीपल वुड नो, एस्पिरेंट्स विल नो कि अगर कभी भी कोई बुक भी आ जाती है तो उस पर प्रॉपर 20 मार्कर आ सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उन चीज़ों को बड़े इत्मीनान से पढ़िए। मतलब और ब्रेकिंग ट्रेंड्स है, पहले नहीं पूछते थे, अब पूछ सकते हैं, तब आपको पढ़ना है। हाँ पहले वही हुआ करता था कि टॉपर नोट्स उठाओ, उनका रट्टा लगाओ जी। और एकदम से जो है जो भी सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछेंगे एंड उन चीज़ों को आंसर कर दीजिए। अब थोड़ा सा चीज़ें एनालिटिकल हुई हैं। एग्जैक्टली ये तो है बिल्कुल। और कौन से चेंजेस आप करेंगे आगे चल के सोसाइटी के अंदर? एस्पिरेशंस क्या है आपकी? सो आई थिंक मतलब वी ऑल हैव सम एस्पिरेशन जब हम प्रिपेयर करना शुरू करते हैं ना, बिकॉज अभी क्या है, प्रिपरेशन में हम सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं, तो सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो हमें लगता है कि हम जाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम एकदम हटा देंगे, मतलब ये अब हम बहुत फील करने लगते हैं उन प्रॉब्लम्स को लेके। बट वंस यू गो देयर इन द फील्ड ऑन ग्राउंड, तो इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट यू वांट, इट इज़ अबाउट व्हाट द पीपल वांट। ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई चेंज लाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है तो लोग भी वो चेंज चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है। पीपल हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एंड डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स रहती है, मतलब हो सकता है उनके लिए कुछ और प्रायोरिटी है। हाँ सो प्रॉब्लम तो बहुत है, बट द प्रायोरिटी डिपेंड्स ऑन देम, सो बिल्कुल। व्हाट वी विल डू विल डिपेंड ऑन दैट ओनली, कि बिल्कुल क्या बिल्कुल ज़रूरत है करने की, पहले वही करेंगे। बिल्कुल ये तो है। एक स्टोरी याद आती है कि धर्मराज आते हैं प्रहलाद को लेने के लिए। जी। तो प्रहलाद कहते हैं कि बाकी लोग भी मेरे साथ चलेंगे, स्वर्ग में जा रहे हैं हम। तो बाकी जो उनके साथ होते हैं, देयर आर सर्टेन एनिमल्स एक्सेट्रा, धर्मराज जी कहते हैं कि एक बार पूछ लीजिए वो जाना भी चाहते हैं कि नहीं। सो ही आस्क पीपल एंड ही आस्क सर्टेन एनिमल्स। तो उनका बेसिकली कहना होता है कि हम ऑलरेडी स्वर्ग में हैं। तो बेसिकली कई बार लोग अपना स्वर्ग ढूंढ चुके होते हैं। हाँ जी। तो वहाँ पे अगेन वो एक कनेक्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है लोगों के साथ। एग्जैक्टली। और आई थिंक एज अ कम्युनिकेटर यू एक्सेल इन दैट। थैंक यू। वो तो है बिल्कुल। और कोई आप सवाल मेरे से पूछना चाहते हो? सर जैसे आप टीचिंग में हैं, तो यू विल प्रोबेबली बी द हैप्पीएस्ट व्हेन योर स्टूडेंट्स एक्सेल, है ना, वो तो होता ही है। हाँ बट व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स हु डोंट एक्सेल? सो आप उनको भी यही कहेंगे कि मतलब यूपीएससी में लगे रहो, या फिर यू टेल देम कि एक आध और अटेम्प्ट एंड देन लीव यूपीएससी? कुछ स्टूडेंट्स होता है दैट टीचर्स नो कि इसको और टाइम वेस्ट कराने को नहीं बोलना चाहिए, बट समटाइम्स क्या होता है, सम कोचिंग पीपल माइट बी दैट ल्यूक्रेटिव कि वो आपको 6 के 6 अटेम्प्ट तक मतलब कहेंगे नहीं नहीं आप लगे रहो, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट, बट फिर अपना एथिक्स है कि नहीं मेरे को पता है स्टूडेंट्स नहीं होगा। सो हाउ डू यू हैंडल दो स्टूडेंट्स, क्योंकि यू डोंट वांट टू ब्रेक देयर हार्ट आल्सो। हाँ। तो कई स्टूडेंट्स हैं जो कि अगेन
सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह जो देखते हैं, तो उनके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता बिकॉज मुझे उनके बारे में नहीं पता होता। और देर आर सर्टन स्टूडेंट्स, जैसे इस साल भानु प्रताप है, ही हैज़ कम इन टू द लिस्ट, और आई एम वेरी श्योर IRS वगैरह कुछ मिल जाएगा, बट आई विल ऑलवेज़ कीप पुशिंग हिम। तो मतलब फिर कई बार जो है वो मैं उन लोगों को पुश करता हूँ कि बिकॉज ही इज़ इकोनॉमिकली गुड, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, फैमिली बैकअप है, जॉब ऑलरेडी लग चुकी है और लिस्ट के अंदर भी है, और वो आगे और कर सकता है। ठीक है, बेसिकली उसने इधर उधर ब्लंडर्स कर दिए पेपर में, और कुछ नहीं है। अगर वो ना करके आता तो IPS वगैरह कहीं बढ़िया जो है वो मिल जाता उसको। देन उसके बाद देर आर सर्टन ट्रेड्स, कुछ क्वालिटीज़ हैं जो उसकी इंटरव्यू में उसने अभी इम्प्रूव करनी है, वो कर जाएगा, तो उनको करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एंड देन देर आर सर्टन स्टूडेंट्स जो कि फाइनेंशियली अच्छे नहीं होते हैं। आई बिलीव कि कोई भी UPSC इज़ नॉट दैट इंटेलेक्चुअल एग्जामिनेशन कि कोई बहुत ज़्यादा इमैनुअल कांत वाली इंटेलेक्ट चाहिए होती है। तो सिंपली अगर आप हेड डाउन करके पढ़ते रहेंगे, देन ऑल्सो यू विल एंड अप समवेयर। तो उनके लिए बेसिकली मेरा ये रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योर योर फैमिली बैकग्राउंड, मतलब वो फाइनेंसिस को सिक्योर कीजिए, क्योंकि अगर फाइनेंसिस को सिक्योर नहीं करेंगे तो UPSC की जर्नी पूरी नहीं हो पाएगी जी। तो फिर से लिंगर करना शुरू कर देंगे। बिल्ट प्लान बी, और प्लान बी को प्लान बी की तरह देखना शुरू कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से सम पीपल स्टार्ट एवेल्युएटिंग कॉपीज़, जैसे इस साल था हिमांशु तंबेकर, तो उसको मैंने ही सजेस्ट किया था दैट, और इवन आई रिकमेंडेड टू सर्टन इंस्टीट्यूशंस इन दिल्ली कि आप ये लड़का अच्छा है, इनसे एवेल्युएट करवा लीजिए। तो विद दोज एवेल्युएशंस ही सिक्योर्ड, जिसके जितना उसको कॉर्पस चाहिए था वो सिक्योर कर लिया उसने, देन ही स्टार्टेड टू प्रिपेयर, और इस साल उसका लिस्ट में नाम है। तो मेरा बेसिकली वो होता है कि एक बार ना बच्चे के लिए अच्छी तरह से स्ट्रेटजी बना ली जाए, और स्ट्रेटजी के अंदर फैमिली बैकिंग और फाइनेंसेस दो सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स आते हैं। हाँ जी। वो दो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स अगर आपने रिजॉल्व कर लिए, 90% ऑफ द जर्नी यू हैव ऑलरेडी रिजॉल्व, क्योंकि ये वो एग्ज़ामिनेशन है जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा झंझोड़ के रख देता है। तो बस इतना सा होता है, और बाकी जो है द अलजबरा वांट इट इज़ ऑन द कैंडिडेट। राइट। तो ये दो चीज़ें हुई मेरे लिए। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू बिकॉज आपने बहुत जल्दी रिप्लाई कर दिया था व्हेन आई वाज इन दिस प्रोसेस की कोचिंग, मतलब आंसर राइटिंग के लिए कुछ करे। तो अगर आप उस वक्त रिप्लाई नहीं करते तो हो सकता है कि फिर मैं सोचती रहने दो कि मैं खुद से ही कर लूँगी। तो ये भी ज़रूरी है कि अगर आप मतलब स्टूडेंट को इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं तो शायद उससे भी फ़र्क पड़ता है उसकी जर्नी में, और उसको राइट गाइडेंस भी चाहिए पर राइट टाइम पे भी चाहिए। एग्जैक्टली ये तो है। खैर आजकल मैं शादीशुदा हूँ तो मैं प्रॉम्प्टली रिप्लाई नहीं कर सकता। टीम, आपकी टीम कर लेगी हैंडल सर। नहीं, टीम में आई हैव दिस ऑब्सेशन, मैं नहीं रखता हूँ। इवन टीम में देर इज़ नो एवेल्युएटर, आई एम द ओनली एवेल्युएटर, देर इज़ नो नोट्स मेकर, मैं खुद ही करता हूँ सारी चीज़ें। तो मेरा बेसिकली प्रोसेस यही है कि कोई बात नहीं, 1 साल की चीज़ें 2 साल में हो जाएंगी, बट अच्छे से होंगी। क्योंकि अगर किसी को हायर करेंगे तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे चले जाती है। ख़राब चीज़ें एक कैंडिडेट के पास जब जाती हैं तो ना सिर्फ टीचर का ट्रस्ट टूट जाता है, कैंडिडेट का करियर भी उससे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि टीचर का फिर उसके बाद वो ट्रस्ट नहीं बन पाता। तो वो है इशू। तो सब कुछ मैं ही हैंडल करूँगा। तो बस इतना सा है कि प्रॉम्प्टली अब रिप्लाईज जो है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। यस सर, ठीक। पर जैसे आप आंसर एवेल्युएट करते थे ना, तो कभी कभी टाइम लगता था। हाँ, बट ये था कि फिर आपने चाहे कॉपी एवेल्युएट नहीं भी करी तो आप मुझे वॉइस मैसेज में बता देते थे, वो भी ठीक रहता है। एक्चुअली क्योंकि ये जो मुझे आंसर मिल गया, मेरे को समझ आ हाँ। गया, राइट पाथ पे चल रहे हैं, तो मतलब काफ़ी है स्टूडेंट के लिए, थोड़ा थोड़ा गाइडेंस मिलता रहे तो वो चलता रहता है। एक्चुअली ये जो एक प्रोसेस है ना, ये हमारे एक टीचर ने हमें बताया था यूनिवर्सिटी के अंदर, और सिमिलर जो चीज़ है हमने O2 के अंदर करके देखी थी।
दैट वॉइस नोट्स आर वेरी इफेक्टिव। वो टीचर बेसिकली हमें ये कहता था कि हाउ कैन आई राइट एवरी थिंग दैट यू हैवंट रिटन, तो फिर मैं ही आंसर लिख के आपको दे देता हूँ, तो मैं सब कुछ नहीं बता सकता। आई कैन सिंपली से कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर लो, यहाँ पे ये चीज़ और वही चीज़ें हमें एवेल्यूएटर्स के कॉपीज़ में भी दिखाई देती हैं, जो ORN की कॉपीज़ वगैरह होती हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर लिख देते हैं मेक इट मोर ऑब्जेक्टिव, ऐड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब बच्चे को क्या पता है ऑब्जेक्टिविटी क्या है, Yes. जो अभी स्टार्ट कर रहा है, कौन सा एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐड करें, ऐड अ स्टडी, कौन सी स्टडी ऐड करें, किसकी स्टडी ऐड करें, कहाँ पे करी थी उसने स्टडी, क्या करें। तो एक वॉइस नोट जो है वो बड़ा क्लियर कर देती है इन चीज़ों को। वो एक पर्सनल टच भी हो जाता है और वो क्लासरूम एक्सपीरियंस वाली फीलिंग देता है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक सॉफ्ट कॉपी आपने भेजी और एक सॉफ्ट कॉपी आ गई चेक कॉपी आ होके, गया तो एक्सेट्रा। आपको प्रॉपर फीडबैक मिल जाता है उसमें। मैंने भी फर्स्ट टाइम मतलब आप ही से देखा, वॉइस ओवर में भी फीडबैक आ सकता है, पर काफ़ी अच्छा था, वेरी हेल्पफुल। तो वो एक एक्सपेरिमेंट था जो बड़ा सक्सेसफुल हुआ एंड मतलब चीज़ें जो है वो बढ़िया चलती हैं उसके लिए। चलिए, इट वाज लवली 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 हैविंग यू। ठीक है, और भगवान आपको बहुत ज़्यादा करेज दे टू सर्व योर सोसाइटी, टू सर्व योर नेशन, टू सर्व योर कम्युनिटी, एंड really honored to have you here, really honored to have you as my student. Same, sir. Very honored to be your student. Thank you very much. So this is our token from love from our side. ठीक है, Thank you, kindly accept it. Thank you. ठीक है, okay. It's really proud moment for me. सेम सर। जब स्टूडेंट तैयारी करता है ना तो उसको होता है कि मतलब अगर हम पास हो गए तो हम अपने टीचर को भी उस मोमेंट को शेयर करने के लिए मिल पाएंगे, मतलब वो कर पाएंगे या नहीं। तो दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स कि यू कैन शेयर योर हैप्पीनेस विद योर टीचर। और ऑनलाइन के अंदर तो ये और भी ज़्यादा हो जाता होगा नहीं? हाँ सर, वो तो होता ही है। हाँ, ऑनलाइन के अंदर, और ऑनलाइन में ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हम बच्चे को नहीं पहचानते, बच्चे के आंसर्स को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। सो दैट ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी ऑल्सो ना। हाँ, मतलब आपको नहीं पता कि कौन सा बच्चा कैसा, आपको पसंद है नहीं पसंद, शरारती है या स्टूडियस है। क्लास में तो थोड़ा बायस बन सकता है, बैक बेंचर के लिए और फ्रंट वाले, यहाँ तो सब सेम है। रिसेंटली आई मेट रिमिता इन ORN, मैं ORN में था तो वहाँ पे मुझे मिली, एंड बेसिकली एक कॉमन फ्रेंड निकला, मैं उसके साथ था एंड शी वॉज लुकिंग एट मी। तो मुझे ऐसे था कि ये लड़की मुझे ऐसे क्यों देख रही है, एंड सो देन शी केम फॉरवर्ड और उसने बताया कि आई एम योर स्टूडेंट। तो मैंने तभी कहा कि मैं आपको सॉरी नहीं पहचान पाऊंगा, मैं आपके आंसर्स को ज़रूर पहचान पाऊंगा। ऐसे हैंड राइटिंग पहचान लेते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें। हाँ, एक्सप्रेशंस पहचान लेते हैं, मतलब अगेन हर हैंड राइटिंग तो नहीं, बट कंटेंट वाज वेरी मैच्योर। तो अच्छा सर, यू थिंक हैंड राइटिंग मैटर्स? हाँ, मैटर करती है बिल्कुल। एज अ टीचर इवैल्यूएट करते हैं, मतलब अच्छा लगता है, कॉपी नीट है, हैंड राइटिंग अच्छी है। हाँ, एग्जैक्टली ये होती है बात, हैंड राइटिंग डज मैटर, और एक बायस होता है एग्जामिनर का हैंड राइटिंग के प्रति, ये तो है बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।